वेलकम टू CSC गुरुकुल चैनल। जैसे कि सब जान रहे हैं कि हम आपके लिए लाए हैं जियो क्रैश कोर्स। ठीक है, इसमें आप लोगों को NCERT का जो क्लिंच है, जो इंपॉर्टेंट डाटा है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, विद बेसिक टच। ठीक है, इसमें मेरी साइड से कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना, क्योंकि जितनी बार मैंने NCERTs पढ़ी हैं और मैंने जो एग्जाम्स निकाले उसके एक्सपीरियंस पे बेस पर मैं आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है, या ये कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, आज हम जो पढ़ रहे हैं, कल हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति, है ना, ओरिजिन ऑफ अर्थ, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, मतलब पृथ्वी के अंदर क्या है ये जानने के लिए आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल है, मैंने आप लोगों के लिए स्मार्ट नोट्स रेडी करे हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 है NCERT क्लास 11th का, और आप लोग जाइएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर मैं PDF आप लोगों के लिए शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिखाया है 1-2 दिन में, मेरे 188 हुए हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। कम से भी कम आपको बहुत ऊपर तक ले जाना है, क्योंकि आप लोगों का चैनल है और एफर्ट ईमानदारी से मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर आदमी में एक क्यूरोसिटी होती है। पहले तो आप देखिए कि हमारी पृथ्वी कैसी है। आपको कि सर हमारी पृथ्वी ना तो पूरी तरह गोल है, ठीक है, और ना ही हमारी पृथ्वी पूरी तरह चपटी है। लेकिन हाँ, पृथ्वी हमारी जो पोल साइड है, जो ध्रुव वाली साइड है, वहाँ पर कैसी है, चपटी है। ठीक है, और बीच में से कैसी हुई है, बीच में से पृथ्वी जो हमारी क्या है, फैली हुई है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। लेकिन अब एक बात बताइए, आपको ये किसी को भी हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है कि यार पृथ्वी के अंदर है क्या। भाई हमको ये तो पता चल गया कि भाई ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी के ऊपर हमने ओशियंस भी देख लिए जो गहराई तक जा रहे हैं, थोड़ी गहराई तक। ओशियंस पूरी गहराई तक नहीं है, थोड़ी गहराई तक ओशियंस भी हमने देख लिए। ठीक है, और हमने सर वो भी देख लिए, क्या नाम है आपका, लैंड भी देख लिया है। ठीक है, हमने दोनों चीज़ देख ली। लेकिन चलो ओशियंस कुछ गहराई तक हम चले गए, बट पृथ्वी के बाद में अंतर इस भाग पर क्या है ये हमें नहीं पता सर। ठीक है, तो क्या हुआ, एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ जो ट्रू बेस है। ठीक है, क्या हुआ कि हमारा पृथ्वी पर, आपको पता है, अफ्रीका है, ये एक अफ्रीका है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में कुछ लोगों ने देखा, मतलब खुदाई स्टार्ट करी। जब खुदाई स्टार्ट करी तो उन्हें मिला गोल्ड। क्या मिला, गोल्ड। अब उन्होंने सोचा यार हम यदि इसको और गहराई तक खोदें और गहराई तक जाएं तो हो सकता है कि हमें और सारा गोल्ड मिले, क्योंकि भाई लालच तो किसी का नहीं रुकता है, और बोलते हैं लालच बुरी बला है। ठीक है, उन्होंने जैसे जैसे अब वे खोदते चले गए, लेकिन 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर गहराई तक, मतलब 4 किलोमीटर की गहराई तक खोदने के बाद उन्हें आगे खोदने के लिए हौसले उनके कमज़ोर पड़ गए, मतलब वे वहाँ से भाग गए। मैं एज ए स्टोरी बता रहा हूँ, मतलब भागने का, कि मतलब वहाँ रुक गए, उससे आगे उन्होंने खुदाई इनके बस की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, ऐसा क्या रीज़न हुआ कि वो 4 किलोमीटर के बाद आगे खुदाई नहीं कर पाए। मैंने आपको लास्ट जो हमारा पिछले दिन का लेक्चर था, इससे पहले का, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अर्थ के अंदर आप जितना भी डेप्थ में जाओगे, टेम्परेचर आपका उतना ही रैपिडली इंक्रीज़ होगा। मैंने ये बताया था ना कि टेम्परेचर आपका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और उतना ही जो हमारे अंदर पृथ्वी के अंदर जितनी भी चट्टानी पदार्थ है उनकी भी डेंसिटी क्या होगी, वो भी इंक्रीज़ होगी, वो भी एक बहुत अच्छे लेवल पर। ठीक है, मतलब अब उनके लिए खुदाई इसलिए मुश्किल हो गई कि अंदर टेम्परेचर इतना असहनीय हो गया कि वो उनको जलाने लगा। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब आप कहोगे सर चलो हमने मान लिया, तो अब हमें पता कैसे चलेगा। तो साइंटिस्ट ने, जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, ठीक है, जियोग्राफिकल जो बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई देखो, यदि हमको पृथ्वी के अंदर क्या है ये जानना है तो हमारे पास 2 प्रकार के रिसोर्सेज आते हैं। एक तो जो डायरेक्ट है, एक जो इनडायरेक्ट है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण और अप्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, यही हमारे पास 2 रास्ते हैं जिनसे हम अपने पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी निकालते हैं। डायरेक्ट जो प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसमें आपको क्या दिखता है, बताइए क्या हो सकता है। आपने क्या सर, जब हमने खुदाई करी थी, जब हम खुदाई करते हैं तो हमें चट्टानें मिलती हैं। यस भाई, आप 4 किलोमीटर के बाद तो नहीं खुदाई कर पाए ना, लेकिन उससे पहले आपने खुदाई करी तो चट्टानें मिलती है। अब चट्टानों की यदि हम रिसर्च करेंगे, चट्टानें तो हमें दिख रही है ना, हमें डायरेक्ट रिसोर्स दे रही है, अंदर से निकल के आई है बाहर, तो चट्टानें बताएंगी कि भाई इनकी डेंसिटी बढ़ रही है या उनमें मिनरल्स हैं, तो अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं, ये सब कौन बताएगा, चट्टानें बताएंगी। पता चलेगा भाई जब ये मिनरल्स इस चट्टान में है तो और गहराई पे जाके हो सकता है मिनरल्स बढ़ रहे हो, है ना भाई, मैग्नेटाइट, मैग्नीशियम, ये सब। ठीक है, दूसरा सर, दूसरा हम लोग देखते हैं सर कि वोल्केनो, आप लोग क्या देखते हो, वोल्केनो देखते हो, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से कौन बाहर आता है, आपको सर लावा बाहर आता है। ठीक है, वो लावा कहाँ से आ रहा है, वो पृथ्वी के अंदर से ही तो आ रहा है ना भाई। जहाँ से लावा आ रहा है, आपको पता है कि लावा कितना फुक्का हुआ होता है, मतलब बहुत हॉट और बहुत गर्म होता है ना। अब ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकल रहा है उसको ठंडे होने में भी बहुत टाइम लगता है, महीनों लग जाते हैं, वो इतना गर्म होता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, ये भी तो रिसोर्स हो गया ना कि भाई ज्वालामुखी। अब ये लावा ठंडा होगा, फिर इसकी चट्टानें बनेंगी, फिर पता चलेगा कि भाई अंदर क्या क्या है, मतलब किस टाइप के मिनरल्स है या क्या और अलग हो सकता है। ये तो चट्टानें हो गई, ये वही जो लावा आके दोबारा बाहर निकलेंगे।
क्योंकि लावा बाद में क्या बनता है, जब तक अंदर रहता है मैग्मा। देखिए ध्यान रखना, जैसे हमारी ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी के अंदर जब तक ये लिक्विड है तो ये तो होता है मैग्मा। क्या होता है, मैग्मा। लेकिन जैसे ही लिक्विड बाहर आ जाएगा लैंड पर तो ये हो जाता है कि आपका लावा। ठीक है, मैग्मा और लावा में ये अंतर होता है, ध्यान रख लेना। स्टेटमेंट में कई बार क्वेश्चन आते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि बेसिक है ना। एक तो बात हो गई। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो रिसोर्सेज हो गए डायरेक्ट, एक तो ज्वालामुखी आपका वोल्केनो, एक हमारी चट्टान है। ठीक है, सेल्स। अब बात करें सर इनडायरेक्ट में कौन कौन से आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट में तो दो ही हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। इनडायरेक्ट में सर मैंने आपको बताया, इनडायरेक्ट में आपका एक तो जैसे हमारी हो गई भूकंप, लाइक भूकंप। अब भाई भूकंप है, अब भूकंप जो है कब आता है आपको, सर पृथ्वी के अंदर जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, है ना, टेक्टोनिक प्लेटें, अदर प्लेटें आपस में टकराती है। अब इतनी गहराई पे तो हम प्लेटें नहीं देख रहे ना, जाके अंदर टकरा रही है, उनकी वाइब्रेशन हो रही है, उससे कुछ ना कुछ पता चल रहा है। तो ठीक है, क्या हो गया, भूकंप हो गया। ठीक है, सेकेंडली कौन सा होगा, आप कहोगे सर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड नंबर पे सर चुंबकीय। ठीक है, चुंबकीय तरंगे हो गई। ठीक है, ये सब प्रमाण हो गए, आप लोग हो गए। ठीक है, एंड सर इसके बाद मैंने कहा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा उल्का पिंड। उल्का पिंड, आप कहोगे सर उल्का पिंड क्यों। भाई देखो, उल्का पिंड ये तो पृथ्वी के अंदर से नहीं आता सर, ये तो आसमान से आ रहा है, मतलब ये सौरमंडल से आ रहा है उल्का पिंड। मैंने क्या बताया था आपको कल, मैंने बताया था पार्थिव, पार्थिव ग्रह। दो टाइप बताए थे मैंने आपको, पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह कौन, जो पृथ्वी के समान है, जो पृथ्वी की जैसे चट्टानी स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, और जो जोवियन ग्रह हैं जो बृहस्पति जैसे गैसों से बने हुए हैं। ठीक है, तो जो उल्का पिंड है वो भी किसके भाग है, वो पार्थिव ग्रह के भाग है। तो मतलब उसकी जो संरचना है उल्का पिंड की वो किसके समान है, पृथ्वी के समान है। तो इसलिए जब वो हमारी पृथ्वी पर आके गिरता है उल्का पिंड, है ना, तो उसके रिसोर्स को चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली चीज़ें मिल जाती हैं होंगी यहाँ पे, हमारी पृथ्वी के अंदर भी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये भी पार्थिव ग्रह की टाइप है उल्का पिंड, है ना। तो ये हो गई बात। ठीक, मैंने आपको क्या बता दिया, भूकंप बता दिया। भूकंप कैसे हेल्प कर रहा है कि भी अंदर से चट्टानें टकरा रही हैं, वेव्स बाहर आ रही हैं, मतलब धरती हिल रही है उनके टकराने से। तो एक तो ये पता चलेगी कि हाँ अंदर चट्टानें हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात हो गई। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगा पूरा गुरुत्वाकर्षण का भी। चुंबकीय की बात हो गई। चुंबकीय सर आप चुंबकीय कैसे कह सकते हो, भाई देखो मैग्नेटिक सर्वे होता है, मैग्नेटिक सर्वे किया जाता है साइंटिस्ट द्वारा, है ना, जो भी सर्वे कर रहे हैं उनके द्वारा मैग्नेटिक सर्वे किया जाता है। अब मान लीजिए हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ मान के चलिए ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, ठीक है, लैंड का, हमारे अर्थ के ऊपर के लैंड का हिस्सा है। मैं यहाँ कर देता हूँ टच, ठीक है, ये लैंड का हिस्सा है। मान लीजिए इस हिस्से में भाई जो चुंबक है उसको कौन आकर्षित करता है, आयरन करता है। हाँ सर आप कहोगे उसको तो अट्रैक्टिव आयरन करता है। ठीक है, ठीक है, और मैग्नेटिक होती हैं चीज़ें में, लाइक जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मैं मैग्नेटिक मिनरल्स होते हैं। मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ की क्या है, ये क्या है, क्रस्ट ही तो है। क्रस्ट मतलब जो हिस्सा ऊपर का है अर्थ का, अर्थ का, एक मिनट, ये जो हिस्सा है इतना, ये जो हिस्सा है क्रस्ट, इसको बोलते हैं बोर पर पट्टी। ठीक है, स्थल मंडल जिसको बोले, जिसमें आप लोग रह रहे हो, जो हमारी ये जहाँ हमारे मकान वगैरह बने हुए हैं जिस चट्टान पे, उसको ना क्रस्ट। अभी क्रस्ट है, इस क्रस्ट में कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक मिनरल मिलेंगे, मैग्नेटिक मिनरल्स। ठीक है, अब मैग्नेटिक मिनरल्स में क्या क्या सर, जैसे लाइक आपका बोल सकते हैं कि आयरन हो गया, मान लो आयरन हो गया। ठीक है, और आपका और भी जैसे हेमिटेट हो गया, आयरन हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। ठीक है, हेमेटाइट, ये सब क्या है, ये वे हैं जो डिटेक्ट किए जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं किसके द्वारा, मैग्नेटिक सर्वे द्वारा। तो मान लीजिए यहाँ बहुत कम है और यहाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब ये हमारी पृथ्वी की जो क्रस्ट है, ठीक है, जो लैंड है, ये मान लीजिए यहाँ तो कम है, यहाँ लेकिन बहुत ज़्यादा है। तो एक मैप बन गया ना कि भाई यहाँ पर तो मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, ये तो पता चल गया कि भाई अंदर मिनरल्स हैं। इनडायरेक्टली रिसोर्स हमको पता चल गया, इनडायरेक्टली में आ गया ना, खोद तो नहीं पाए, लेकिन जितनी पावर ज़्यादा होगी उतनी गहराई पे मिनरल्स ज़्यादा होंगे। सिंपल है, यहाँ कम है तो मतलब कम गहराई तक है, ये डिनोट कर दिया, किसने करा, चुंबकीय सर्वेक्षण ने। तो ये हेल्प हो गया ना इनडायरेक्टली आपको, यहाँ सर ये तो हो गया। ठीक है, उल्का पिंड मैंने बता दिया। तो ये हो जाती है हमारी इनडायरेक्ट रिसोर्सेज, और ये होगी डायरेक्ट रिसोर्सेज पता करने के लिए हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आप लोग एक बात बताइए, अब हम बात करते हैं ग्रेविटी, किसकी, ग्रेविटी फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्रेविटी फोर्स ना हर जगह अलग अलग है, ग्रेविटी फोर्स जो है अर्थ पर अलग, हर जगह अलग अलग है। देखिए हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी है, ये चपटी है यहाँ पे, ठीक है, और बीच में से फैल रही है, ये फैल रही है, ठीक है, हमको पता है। अब बोला गया कि जो हमारा ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो पोलर पर ज़्यादा है, ध्रुव पर ज़्यादा होता है, और जो बीच में हमारी
बोल सकते हैं कि भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर पे थोड़ा कम होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वेटर पर क्या होता है, वो कम होता है एज़ कम्पेयर किसके, पोलर के, ध्रुव से, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से फैली हुई है पृथ्वी हमारी, फैल रही है तो मतलब उसकी डेंसिटी भी धीरे धीरे इस लेवल पर कम हो रही है। बट ये यहाँ एक जगह इकट्ठी हो रही है, ये वाला हिस्सा, तो मतलब यहाँ डेंसिटी भी थोड़ा क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो ग्रेविटी भी यहाँ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और इक्वेटर में क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आई है ना। चलिए, और जो डिफरेंस होता है मतलब कहने का ये है कि हम मानते हैं कि अर्थ पर कभी सेम ग्रेविटी नहीं है, हर जगह नहीं है, ठीक है। हम मानते हैं कि भाई कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम निकलती है, ठीक है। यही डिफरेंस, ग्रेविटी का जो डिफरेंस है ना, किसका, आपकी ग्रेविटी का जो डिफरेंस है, यही क्या कहलाता है, आपका ग्रेविटी एनोमोली, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेविटी एनोमेली, ठीक है। मतलब कहने का हिंदी में इसको क्या बोलोगे आप, मैं इसको सही से लिख देता हूँ ना, एक मिनट। ग्रेविटी डिफरेंस क्या कहलाता है आपका, ग्रेविटी एनोमेली, ठीक है। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व विसंगति। इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। कोई बोलने लगे कि भाई गुरुत्व विसंगति क्या होती है, तो आप बोलना जो हमारे गुरुत्वाकर्षण है उनका जो डिफरेंस है, जो अंतर है, कि भाई किसी पे कहीं पर कम, किसी पे कहीं ज़्यादा, ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपका गुरुत्व विसंगति कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आप लोगों को मैं चीज़ें समझा चुका, ठीक है। आगे देखिए, मैंने क्या बताया, जानकारी के स्रोत में बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जो डायरेक्ट है उसमें आपका सरफेस आ जाएगा, चट्टानें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे खदान एग्जांपल के मैंने दक्षिण अफ्रीका का दिया था, सोने की खदान का, ठीक है। अभी जैसे डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चलाया गया, ठीक है, ज्वालामुखी उद्योग है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। ध्यान रखना, जो डायरेक्ट रिसोर्सेज है वो टू है, कौन कौन से, एक तो सरफेस रॉक्स हमारी, जो सरफेस पर रॉक पाई जाती है, और सेकेंडली हमारी वोल्केनो, ठीक है, ये हो गई। इनडायरेक्ट में मैंने आपको क्या बताया, इनडायरेक्ट में मैंने आपको बताया लाइक आपका उल्कापिंड, मेट्रोस, ठीक है, ग्रेविटी एनोमली, गुरुत्व विसंगति, चुंबकीय मैग्नेटिक सर्वे, ठीक है, और आपका भूकंपीय तरंग, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था, कल के टॉपिक में पढ़ाया था कि टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी ये तीनों बढ़ती है गहराई के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस बात को ध्यान रखना। यदि स्टेटमेंट कहीं से क्वेश्चन बन के आने लगी तो आपको पता होना चाहिए कि जितना जितना अंदर जाएंगे तो तीनों चीज़ बढ़ती है, क्या, TPD, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, ठीक है। चलिए आइए अब पढ़ते हैं अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। आप लोग मुझे एक बात बताइए, जब हम बात करते हैं भूकंप की, ठीक है, जब हम बात करें भूकंप की, तो भूकंप आते क्यों हैं, कोई बताएगा मुझे? देखिए सिंपल है, हमारा पृथ्वी का कुछ पार्ट ऐसा है, ठीक है, मैं एक पार्ट में बांट रहा हूँ इसको, पृथ्वी के अंदर की पार्ट जो है, ऊपर हमारे क्या है, आपको भी सर हमारी वो ऊपर पट्टी है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर सर नीचे एक हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं मेटल, इसको मेटल बोलते हैं इसको, सॉरी, इसको बोलते हैं मेंटल, ठीक है। अब मेंटल का जो ये ऊपरी पार्ट है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये तो हो गया हमारी क्रस्ट, ये मेंटल है, ठीक है। मेंटल का जो ये ऊपरी पार्ट है, ये वाला पार्ट और क्रस्ट दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब हिंदी में स्थल मंडल, ये हमारा स्थल मंडल होता है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ये हमारा स्थल मंडल होता है। कौन कौन सा, मेटल का जो ऊपरी पार्ट है, मेटल तो यहाँ तक है, यहाँ तक मेटल है, लेकिन मेटल का जो ऊपरी पार्ट है और जो टोटल क्रस्ट का पार्ट है, ये जो टोटल क्रस्ट का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे लिथोस्फीयर बना रहे हैं, मतलब स्थल मंडल, ठीक है। अब लिथोस्फीयर में काफ़ी सारी प्लेटें हैं, काफ़ी सारी क्या है, ये प्लेटें हैं, ठीक है, प्लेट्स हैं जिनको बोले, ये काफ़ी सारी क्या है, प्लेट्स, ठीक है, जो काफ़ी सारी प्लेट्स में बटी हुई है, ये बटी हुई है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ठीक है। अब ये जो प्लेट है ना, इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, इसको बोलते हैं टेक्टोनिक्स थ्योरी बोला गया है। जो हमारे लिथोस्फीयर में जितनी सारी प्लेटें हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी हैं, जो बटी हुई हैं, उसको हमने थ्योरी दी है टेक्टोनिक्स थ्योरी, ठीक है। अब जब ये प्लेट मूव करती हैं, ये जो प्लेट्स है ना आपकी, ये जो
ये जो प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट्स हैं, जब ये मूव करती हैं, जब ये चलती हैं, जब मूवमेंट होता है तो वो मूवमेंट जो है ना स्मूथ नहीं होता है, आरामदायक नहीं होता है वो मूवमेंट, ये आराम से नहीं चलती है, इनमें एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है। ये चलती है फ्रिक्शन से। किससे? फ्रिक्शन से। ये स्मूथ नहीं चलती हैं, ये जब चलती है तो स्मूथ नहीं चल रही है, लेकिन ये फ्रिक्शन मतलब घर्षण जिसको बोलते हैं हिंदी में, आपस में रगड़ती हैं। जब मान लो डिस्टेंस तो है नहीं, अरे चल रही हैं, तो आपस में क्या होगी? रगड़ेंगी नहीं रगड़ेंगी? यस, आपको यहाँ सर, तो फ्रिक्शन तो होगा। तो फ्रिक्शन के रीज़न से ये आपस में क्या हो जाती है? फंस जाती हैं। क्या होती है? फंस जाती है। ठीक है, जब ये फंस जाती हैं, आपस में जुड़ गई, फंस गई, तो क्या हो गया? एनर्जी क्या हो गई? जमा हो गई इनकी, जो इनकी एनर्जी है वो क्या हो गई? वो आपका वैसे ये तो जमा हो गई, ये तो ऐड हो गई एनर्जी। ठीक है, अब जब एनर्जी ऐड हो गई, अब ये एनर्जी जो बनी है, जो ये एनर्जी बनी, अब ये होगी रिलीज़। कोई एनर्जी ज़्यादा टाइम तो टिकती नहीं है। ठीक है, अब क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी रिलीज़। अब वो एनर्जी बाहर निकलेगी, और जब ये बाहर निकलेगी तो ये क्या हो जाती है? ये क्या कहलाती है? ये किसका रूप बनती है? आप कहोगे सर ये बनती है अर्थक्वेक का रूप, मतलब कि ये हो गया हमारा भूकंप। आई बात समझ में? ठीक है, अब भूकंप के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? आप कहोगे सर प्लेट का मूवमेंट करना, ये भूकंप का रीज़न है। ठीक है, एक दूसरे से टकराना, ये हो सकता है रीज़न। ठीक है, एक दूसरे से अलग हो जाना, जब भी रिलीज हो जाएगी, ये भी। ठीक है, एक दूसरे के पास खिसक जाना, ये भी किसका रीज़न है? आप कहोगे सर ये तो सब अर्थक्वेक के रीज़न है। ठीक है, बताइए समझ में कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर, है ना? अब एक और बात, अब क्या होगा कि अब ये एनर्जी रिलीज़ हुई, यहाँ एनर्जी रिलीज़ हुई, और ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? ये तो पृथ्वी का जो है ये क्रस्ट है, ये तो क्रस्ट है। ठीक है, रिलीज़ कहाँ से हुई? मेटल के ऊपरी वाले पार्ट से रिलीज़ हुई एनर्जी, और क्रस्ट पे चली गई। ठीक है, अब क्रस्ट है जिसको भूपर्पट्टी बोलते हैं, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसके नीचे का जो हिस्सा है वो कैसा है? आप कहोगे सर वो तो क्रैक्स है, उसमें दरारें हैं। क्या है? उसमें सिर्फ दरारें हैं, उसमें तो क्रैक्स हैं। ठीक है, जब क्रैक्स होंगे और जब एनर्जी जाएगी, चट्टानों से टकराएगी, तो क्या होगा? वेव्स निकलेंगी नहीं निकलेंगी? तरंगे बनेंगी नहीं बनेगी? आपको क्या सर बनेगी? आप क्या करते हो? आप एक तालाब है, तालाब में एक जल है, ठीक है, आप दूर से एक स्टोन फेंक के मारते हो, तो क्या ये वेव्स नहीं चलती हैं? यस, रिलीज होती है। तो मतलब कहने का, जब एनर्जी मिलेगी दरारों को, क्रैक्स को, उनसे टकरा के रिएक्शन होगा, तो क्या निकलेगी? वेव्स निकलेगी। आगे बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया कि भूकंप आता कैसे है, ये हो गई एक बात। ठीक है, अब ये मान के चलिए हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के ये मान के चलिए हमारा पूरा लेथोस्फीयर है। लेथोस्फीयर मतलब ये स्थलमंडल है। ठीक है, यहाँ से कहीं एनर्जी रिलीज़ हुई, मतलब भूकंप, टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकी चली, जो भी है, अब भूकंप मतलब वेव निकली, यहाँ से क्या निकली? एनर्जी, तरंगे निकली, और वे सीधा जा रही हैं लैंड पर, ऊपर हमारे बिल्डिंग्स की ओर, हमारे रास्ते पे आ रही है, हमारी ज़मीन पर, हमारी सरफेस पे आ रही है आगे। तो ये जो है जहाँ से रिलीज़ हुई है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? और जिस पॉइंट पे गई है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? और बताइए इनके बीच कितने डिग्री का कोण है? आपको कैसे? डिग्री तो 90 डिग्री का कोण है, सिंपल है। और जहाँ से रिलीज़ हुई है इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको फोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, फोकस पॉइंट जिसको बोलते हैं उद्गम मतलब जहाँ से निकली है, उद्गम केंद्र। ठीक है, और जब ये 90 डिग्री पर, अपने 90 डिग्री पर सीधा जिस बिंदु पर जाके, लाइक आप जहाँ बैठे हो, जो बच्चा सुन रहा है, वहाँ आपके भूकंप तरंगे आई हैं। ठीक है, वो जब आई है तो गहराई से सीधी चलती आई है कहीं से, और जहाँ से चलती आई है, जहाँ से निकली है, वो तो फोकस हो गया, और आपके पैरों के नीचे आके जो वेव वो टकराई है, ठीक है, वो क्या है आपका? वो होता है भाई आपका, बोलो क्या? एपिक सेंटर, एपी सेंटर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हमारा अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। आई बात समझ में आप लोगों को? यह बात समझ में आई मैंने आप लोगों को क्या बताया? ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल। अब जो वेव्स आती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। जो वेव्स आती हैं वो सर 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी पी वेव, एक होती है आपकी एस वेव, एक होती है आपकी मतलब सरफेस वेव, मतलब इसको बोलते हैं धरातलीय तरंगे। ठीक है, ये हो गई बात। देखिए, पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव, ये 3 टाइप की वेव्स आती हैं भूकंप की। कितने टाइप की वेव्स है? 3 टाइप्स की वेव। पी वेव को बोलते हैं प्राइमरी वेव, एस को बोलते हैं सेकेंडरी वेव, और सरफेस वेव तो है। पी क्या है सर? आपकी प्राइमरी से मतलब समझ रहे हो? पहले चीज़ जो प्राइमरी, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है।
सेकेंडरी वेव, ठीक है। ये हो गई 3 टाइप्स की वेव हो गई आप लोगों के सामने। देखो जो पी वेव्स हैं और जो एस वेव्स हैं, ये दोनों कैसी वेव्स हैं, ये होती है बॉडी वेव्स। क्या होती है? बॉडी वेव्स बोला जाता है इनको, ठीक है। मतलब ये अर्थ के अंदर ट्रैवलर करती हैं बॉडी वेव्स। मतलब बॉडी क्या मतलब जो अंदर है, जो शरीर के अंदर है, मतलब जो पृथ्वी की बॉडी के अंदर है, इसलिए इनको बोला गया बॉडी वेव। ये इंटीरियर ट्रैवलर करती हैं, जो यात्रा करती है वो, इनकी जो यात्रा होती है ना, जो ये सफ़र करते हैं, ये आंतरिक करते हैं। मतलब कहने का ये इंटीरियर होती है, अंदर ही अंदर रहती है, बाहर नहीं आती हैं। जब ये बाहर आएंगी तो ये क्या कहलाएंगी? सरफेस वेव कहलाती है। मतलब सिंपल सी एक मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। ओके बात, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात। लेकिन अब बात करते हैं हम सरफेस वेव की। जब हम बात करते हैं सर सरफेस वेव की, तो सरफेस वेव क्या है? सरफेस वेव है जो हमारे धरातल पर, मतलब कहने का जब ये बॉडी वेव्स सरफेस पर पहुंच जाती है तो तब ये क्या कहलाती है? सरफेस वेव कहलाती है, ठीक है। ये होगी बात आप लोगों की। चलिए ये बात आप समझ गए, है ना। अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए जो पी वेव हैं, जो एस वेव हैं, और जो आपकी सरफेस वेव मतलब धरातलीय तरंगे हैं। पी वेव मतलब प्राथमिक, S4 मतलब सेकेंडरी मतलब द्वितीय, और P4 प्राइमरी, और S4 सरफेस वेव, ये वाली, ठीक है। तीनों में डिफरेंस है। तीनों का नेचर कैसा है वो मैं बता देता हूँ। देखिए पहला जो हम देखते हैं नेचर, मैं लिख देता हूँ नेचर। ये बोलो इनकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो जो पी वेव्स है वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल। कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। पी वेव कैसी है? आपको सर लॉन्गिट्यूडिनल है। अब सर आपको लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है, आपने स्प्रिंग देखा है? पहले ट्रैक्टर के आगे वो छोटा सा एक स्प्रिंग लगा रहता था ऐसे, और उसको ऐसे खींचते थे पीछे, फिर वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करता रहता था ना। तो वो होती है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल। वहाँ से जो वेव बनती है ना वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। जो ऐसे वो होती है हमारी कैसी वेव है? ये हमारी ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है कि हमारी जो होती है ना रोप, सॉरी जो हमारी, एक मिनट, रोप होती है। रोप मतलब अरे जिससे आप रस्सा कूदते हो, ऊपर नीचे मतलब ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये स्प्रिंग की तरह। तो आप बात समझ गए, ठीक है। चलिए तो एस वेव, पी वेव कैसी है आपको? सर लॉन्गिट्यूडनल। एस वेव कैसी है सर आपको? ट्रांसवर्स मतलब टाइप की है, ठीक। जो आपकी एस वेव्स है वो क्या है? वो लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्रांसवर्स टाइप, दोनों टाइप की मिक्सअप है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ठीक है। चलिए ये होगी बात। अब बात आती है मीडियम की, मतलब माध्यम, किस किस माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। ये तो उनकी प्रकृति होगी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि आप बताइए सर पी, देखो पी वेव जो है ना वो साउंड की टाइप की है, साउंड के जैसे काम करती है। इसका फंक्शन कैसा? साउंड के जैसा। क्यों? क्योंकि जो साउंड वेव है वो सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है, और किससे होकर जाती है? प्लस गैस, तीनों से होकर जाती है। साउंड जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार बताइए, यदि मैं सॉलिड है, मैं किसी पत्थर पर मैं चोट मारता हूँ ऐसे, तो आवाज़ आ रही है, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड क्या है? मैं लिक्विड पे भी तो आपको आवाज़ आएगी ना, पानी के अंदर जाके हम बात तो आवाज़ आएगी ना, सुनाई तो देगा ना। हाँ गैस, गैस में भी ऐसे वायुमंडल है, मैं बोल रहा हूँ आपसे, मेरी आवाज़ आप लोगों को जा रही है, यदि हम आमने सामने बात कर रहे हैं तो गैस में भी। तो मतलब कहने का ये है जो पी वेव है वो गैस की तरह होती है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से होकर जा सकती है, ठीक है। ये होगी पी वेव की क्वालिटी। लेकिन जो सर एस वेव, जो एस वेव है, जो सेकेंडरी वेव है, वो सिर्फ सॉलिड में चल सकती है। एस वेव सिर्फ सॉलिड में चल सकती है, पी वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चल सकती है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और जो सरफेस वेव है वो ओनली किस पे चलेगी? हमारे सरफेस पर चलेंगी, क्योंकि इसलिए सरफेस वॉल इसको बोला गया है, ठीक है। आगे बात समझ में? अब मैं बोलने लगा आपसे कि भाई स्पीड बताओ किसकी कितनी है। देखो भाई सिंपल है, पी वेव है, बहुत पहले निकली है, बोलते हैं ना कि सबसे आगे आया है, तो मतलब कैसी स्पीड होगी इसकी? फास्ट होगी ना। और जो सेकंड है वो कैसा होगा? मीडियम है, कैसा? मीडियम स्पीड वाला है। लेकिन जो सरफेस वेव वो कैसा? स्लोएस्ट है। वो देखो जहाँ से एनर्जी निकली थी वो फास्ट स्पीड से निकली थी पी वेव, धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर आती गई तो मीडियम हो गई स्पीड, फिर जैसे लैंड पे आया तो उतना ही वो स्लोएस्ट हो गया, ठीक है। यानी जिस स्पीड से निकली थी ना पी वेव और उसी स्पीड से सरफेस पे आती तो पृथ्वी तबाह हो जाती, ठीक है। बात समझ में आई आपको? चलिए डैमेज की बात करें, किसकी बात करें हम? डैमेज के, नुकसान। भाई देखो पी वेव तो बहुत कम नुकसान कर रही है हमारा, बिकॉज क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर से आई है, बहुत अंदर से आई है, ठीक है। तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जैसे अब हमारे वो पृथ्वी के सेकंड वेव है जो वो पृथ्वी के बीच में आई, मतलब ये तो गहराई से चली, पृथ्वी के बीच में आई, ऊपर तक आ गई, तो कहीं ना कहीं हाँ थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ होगा। लाइक किसी के अलग अलग ड्रिल हो रही है, वहाँ प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन जो सरफेस है वो सबसे ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि ये तो आपके घरों को गिरा देती है, टावरों को गिरा देती है, मकान वगैरह सब का नुकसान कर देती है,
यही तो जो हमारे लैंड पे मिलती है, सरफेस इसी तो बोलते हैं, ठीक है। अब आता है आप सबको समझ में, ठीक है। मैंने आपका तीनों का डिफरेंस बता दिया, लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है और ये मिक्सअप है। मीडियम भाई पी तीनों से होकर गुजरती है, सेकेंडरी जो है वो सॉलिड से होकर गुजरती है, सरफेस पे चलती है। स्पीड पी की सबसे फास्ट है, मीडियम किसकी है, हमारे एस की, और सबसे हल्की किसकी है, आपकी सरफेस की। और जब सरफेस पे ही सबसे स्लो स्पीड है वो, और नुकसान भी सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है, सरफेस पे ही हो रहा है, ठीक है। बताइए आप लोगों को समझ में यहाँ पे। तो आइए, मैंने आपको ये बताया था, अब हम यहाँ पढ़ते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया है डायग्राम से, आप चित्र से खुद ही समझ जाओगे। भाई भूकंप है, अर्थक्वेक रिलीज एनर्जी बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया। फोकस हाइपोसेंटर बोलते हैं इसको, जहाँ से निकली है, ठीक है। और 90 डिग्री के कोण पर, कितने के 90 डिग्री के कोण पर उसको एपिक सेंटर भी केंद्र बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है। कारण मैंने बता दिया भाई, किनारे की चट्टान खिसकना, अचानक ऊर्जा होना, ठीक है। और मेजरमेंट किससे की जाती है भूकंप की, ध्यान रखना, सिस्मोग्राफ से। किससे की जाती है, सिस्मोग्राफ से, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, आप लोगों को बहुत प्यार से, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने आपको बता दिया सेस्मिक वेव्स मैट्रिक्स, ठीक है, कैसे पी वेव्स का, एस वेव्स, और आपका ये यार पेन ठीक तो मुझे, हाँ ये पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव, सब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया ये, ठीक है। ये देखिए पढ़ा दिया, सेम कुछ नहीं है, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना भूल गया, वो इस नोट्स में भी ऐड नहीं है, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक है, ये पॉइंट है, मैं बोलता हूँ, अर्थ को एक शेडो जोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस में, सीएपीएफ में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीएस में भी आया है, सीएपीएफ में भी आया है, और एक बार सीएससी ने 2010 के आसपास ये पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में भी बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए अर्थक्वेक शेडो जोन, जिसको बोलते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र, क्या बोलते हैं हिंदी में, भूकंपीय छाया क्षेत्र। देख लो मेरे एफर्ट कितने लग रहे हैं आप लोगों के लिए, बस एक काम कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ठीक है। चलिए देखिए, इनका छाया क्षेत्र कैसा होता है, मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये जो है ये 105 डिग्री है सर, ये हमारा हो गया 145 डिग्री, कितना 145 डिग्री, मोटा मोटा समझाऊंगा, सिंपल है, बस ये पता होना चाहिए। देखिए 105 डिग्री तक आपको दोनों वेव देखने को मिलेगी, दोनों तरंगे देखने को मिलती है, कौन सी, पीवी और एसपी, मतलब प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगे और द्वितीय तरंगे, मतलब सेकेंडरी वेव, ये दोनों आपको देखने को मिलेगी 105 डिग्री तक। लेकिन जब 105 से 145 बीच की डिग्री में जाओगे, इस एरिया में जाओगे, तो यहाँ पर ना तो पी मिलेगा ना ही एस मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलता है, यहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगे नहीं मिलेगी, ना तो प्राथमिक ना द्वितीय, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी कुछ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ कोई सी नहीं मिलेगी पी, ठीक है, यहाँ समझ गए ना, यहाँ कोई सी नहीं मिलेगी, ये छाया क्षेत्र है, ये शेडो एरिया है, यहाँ दोनों में कुछ है नहीं, खाली है, तो मतलब क्या शेडो एरिया। बट 145 के बाद जो आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी तरंग मिलेगी, वो मिलेगी आपको पी वेव, कौन सी, पी वेव, एस वेव नहीं मिलेगी, कौन सी, पी वेव मिलेगी। आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि भाई बताइए क्या 105 डिग्री के बाद 185 डिग्री के बीच दोनों वेव देखने को मिलती है, आपको कि नहीं सर कोई सी नहीं मिलती है। लेकिन वो आपसे बोलेगा कि 145 डिग्री के बाद कौन सी वेव देखने को मिलती है, कौन सी वेव नोटिस होती है, तो आप कहोगे सर पी वेव नोटिस होती है, कौन सी होती है, पी वेव होती है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कभी भूल जाओ। मतलब कहने का ये है, जो शेडो जोन है, ठीक है, जो शेडो जोन है, अब आप मुझे बताइए वो किसका ज़्यादा है, पी का या एस का, बताइए, प्राइमरी वेव का या सेकंड वेव का, किसका शेडो जोन ज़्यादा है। आप कहोगे सर पी तो नोटिस हो रही है, लेकिन जो एस है वो तो 105 डिग्री के बाद नोटिस ही नहीं हो रही है, तो मतलब शेडो सबसे ज़्यादा किसकी हुई, आप कहोगे सर इसकी हुई, ये तो छाया, ये तो गुम ही होगी ना, ये तो चली गई, तो शेडो छाया किसकी बनी, इसकी बनी, एस की, ठीक है, ये तो गुम है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। चलिए अब इसको हम इतना ही रखते हैं यहाँ, ये भूकंप आपका खत्म हो गया है पूरी तरह से, क्वेश्चन बनेगा आपको छूटेगा नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के इंटीरियर की, बात कर रहे हैं इंटीरियर पार्ट की, ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ एक डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, हाँ जरा इसको ध्यान से समझना, ठीक है, जो मैं आप लोग बता रहा हूँ। देखो भाई, मैंने बताया भाई पृथ्वी का जो ऊपरी वाला पार्ट है वो तो बोलता है आपका क्रस्ट, मतलब उसको बोलते हैं भू पर पट्टी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि सर जो हमारा इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपका मेरे ख्याल से ये बैठेगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ तक, मतलब 2900 किलोमीटर तक जो ये पार्ट है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सर क्या, दुर्बल, इसको बोलते हैं मेटल, क्या बोलते हैं सर इसको, हम बोलते हैं मेटल, ठीक है, ये मेटल हो गया सर, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपको समझना होगा कि इससे पहले मेटल और क्रस्ट के बीच में एक पार्ट आता है, ठीक है, क्या आता है, पार्ट आता है,
ये मेटल का ही ऊपरी पार्ट है, ये मेटल का ही ऊपरी पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ये मेटल का ही पार्ट है। तो मेटल हो गया आपका, ये मेटल का ही पार्ट है। वेट, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए ना। ये ठीक है, ये तो पूरा आ गया मेटल आपका, ठीक है। मैंने बताया यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मेटल हो गया। लेकिन मेटल का जो ऊपरी पार्ट है और जो क्रस्ट है, ये जो दोनों मिलके बने हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, सॉरी, मेटल का जो ऊपरी पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सर दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। ठीक है, सही से लिख देता हूँ ना, दुर्बलता मंडल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। ये मेटल, ये पार्ट किसका है? ये पार्ट किसका है? मेटल का पार्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब जो हमारा वोल्केनो से जो लावा निकलता है ना, वोल्केनो से जो लावा निकलता है, क्या निकलता है? लावा निकलता है। किससे? वोल्केनो से। वो कहाँ से निकलता है? वो इसी की देन है। ठीक है, दुर्बलता मंडल से क्या निकल रहा है हमारा? लावा निकल, इसको मेग्मा बोलते हैं, मेग्मा, क्योंकि अंदर है ना, तो ये मेग्मा है। जैसे बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? लावा हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई ज्वालामुखी के बाद जो हमारे लैंड पर लावा आता है, ठीक है, वो किस हिस्से से आ रहा है, तो आप कहोगे सर वो दुर्बलता मंडल से आ रहा है, जो कि मेटल का ही एक पार्ट है। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर से बाहर निकल रहा है। आगे बात समझ में? ठीक है, एक बात और, अब भाई मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? मैंने क्या पढ़ाया था? ये पढ़ाया था लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मैंने क्या बताया था कि भाई मेटल का ऊपरी पार्ट और क्रस्ट दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लिथोस्फीयर बना रहे हैं। तो मैंने आपको अब जो समझाया है, जस्ट वेट, हाँ ये भी तो यही है भाई। मेटल का ऊपरी पार्ट कौन सा है? ऊपरी भाग कौन सा है? आपको सर एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल, और क्रस्ट दोनों मिलकर ही क्या बना रहे हैं? लिथोस्फीयर बना रहे हैं सर। ये तो क्या मतलब स्थल मंडल, मतलब लिथोस्फीयर तो ये बना रहे हैं ना। सिंपल है, बात आई बात समझ में? ठीक है, क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। एक एक डाउट क्लियर हो रहा है अब सब बच्चों को? ठीक है, चलिए, ये तो बात होगी। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई जो ज्वालामुखी फटती है, जो लावा निकलता है, वो किसका पार्ट है? आपको सर वो एस्थेनोस्फीयर का पार्ट है। और एस्थेनोस्फीयर किसका पार्ट है? आपको सर वो मेटल का पार्ट है, मेटल का ऊपर वाला भाग है, मेटल का ऊपर वाला भाग है। बात आ गई समझ में आपको? यहाँ से ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके बाद मेटल के बाद जो सीमा बनती है, जो मेटल के बाद जो चीज़ बनती है, ये अब यहाँ के बाद यहाँ तक जो चीज़ बनेगी, ठीक है, वो क्या है? वो कोई बताएगा वो क्या है? इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं सर क्रोड। क्या बोलते हैं? बोलो। इसको बोलते हैं कोर, क्रोड। इंग्लिश में बोलते हैं कोर। कोर मतलब आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। ठीक है, सबसे आंतरिक भाग है पृथ्वी का। भाई पृथ्वी हमने ऐसे जाते ना ऐसे, तो मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया ये वाला। ठीक है, सबसे निचला भाग क्रोड भाग कौन सा? ये। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ये जो भाग है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो इसका ऊपरी भाग है कोर का, वो कैसा है? आपको सर ये लिक्विड है। जो आंतरिक भाग सबसे नीचे वाला भाग है, वो कैसा है? आपको सर ये सॉलिड है। बात आई समझ में? कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया। एक बात और मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ आपको। भाई देखो, जो क्रोड है, क्रोड 2 चीज़ से मिलकर बना है। क्रोड जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। आप कहोगे सर कौन कौन सी है? क्रोड बना है नीफे से। किससे? नीफे। नीफे मतलब मैं आपको बताता हूँ, निकिल, निकिल प्लस Fi। Ni मतलब निकिल, Fi मतलब आपका होता है क्या? फेरम। फेरम मतलब लोहा। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में? मैंने आपसे बोलने लगा भाई क्रोड जो है, जो क्रोड है, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो सॉलिड है, वो किससे मिलकर बना है? दोनों। तो आप कहोगे सर वो जो बना है वो बना है नीफे से, मतलब निकिल, क्रोड एंड फेरम। निकिल एंड फेरम से मिलकर बना है। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, हमारा जो ओशियन है, हमारा जो ओशियन है, ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ महासागर। जो हमारी महासागरीय क्रस्ट है, ठीक है, मतलब भूपर पट्टी है, और जो हमारी महाद्वीपीय है, महाद्वीपीय मतलब जिसमें हम रह रहे हैं, महाद्वीप, महाद्वीपीय क्रस्ट। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी है? क्रोड तो पता चल गया हमें नीफे से मिलकर बना है, मतलब निकिल और फेरम से। ठीक है, अब मुझे बताओ महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट, ओशियन क्रस्ट एंड आपका ये जो महाद्वीप है, ठीक है, क्रस्ट, ये किससे मिलकर बना है? आप कहोगे सर ये 2 चीज़ से मिलकर बना है। जो महासागरीय क्रस्ट है सर, ये बना है सी में से। किसे? सी में बोलते हैं इसको, सी में। इसको याद करने का भी बताऊंगा मैं आपको। ये होता है Cl। ठीक है भाई, देखो मैं आ गया मतलब महासागर, महासागर।
ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा सिलिकन प्लस आपका मैग्नीशियम, इन सब से मिलकर बना है। लेकिन जो Cl है, Cl मतलब सिलिका, L मतलब लैंड, लैंड मतलब महाद्वीप, ठीक है, जो महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, बात समझ में आ गई। Cl प्लस L मतलब क्या होगा, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ये किससे मतलब एल्यूमिनियम। बात समझ में आई आप लोगों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। कई बार मैचिंग में आ जाता है कि भाई इसका दे देगा, इसका दे देगा और आपका करोड़ का दे देगा, ठीक है, और ये तीनों नाम लिख देगा, बोल देगा मैच करो। तो पता होना चाहिए जो महासागर है करस्ट, महासागर मतलब क्या, मैं फोर मतलब सी में मतलब सिलिकन और मैग्नीशियम, महाद्वीप मतलब क्या, लैंड, लैंड मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिंपल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट डाटा आपको बता दिया है, ठीक है। देखिए वही वाली बात है, पृथ्वी की प्रत्येक नज़र में क्रस्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ओशियन पतली होती है भाई, देखो ध्यान रखना, जो ओशियानिक करंट है, मतलब ओशियानिक मतलब महासागरीय जो क्रस्ट है, जो उसकी परत है, वो कैसी होती है, पतली होती है। क्यों, क्योंकि वो पानी में रहती है। वो किस में, पानी में रहती है, सिंपल लॉजिक लगाओ, इसलिए पतली है। जबकि महाद्वीप है वो खुले में रहती है, वो मोटी है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और क्रस्ट कैसी है हमारी, भंगूर होती है, ये भंगूर है, ठीक है, मतलब भंगूर का मतलब ये टूटने की प्रवृत्ति रखती है, कमज़ोर है, ठीक है। चलिए मेटल की बात करेंगे तो ये भाई मोर डिस्कनेक्टिविटी से, ये मैंने आपको बता दिया भाई, ये क्रोड मैंने आपको बता दिया, आंतरिक क्रोड मैंने आपको बता दिया भाई, ये लिक्विड है, ये ठोस है, ठीक है, ये बता दिया आप लोगों को समझ में। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, लिथोस्फीयर भाई, क्रस्ट और मेटल का सबसे ऊपरी ठोस हिस्सा। फिर मैंने बता दिया भाई, पहले टेक्टोनिक्स प्लेटें यहीं बनती हैं, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। एस्थोनोस्फीयर मैंने आपको बता दिया, एस्थोनो मतलब कमज़ोर होता है। ये मेग्मा का मुख्य स्रोत है। मेग्मा लावा कब कहलाता है, जब वो लैंड पे आ जाता है, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको कवर करवा दिया है, ठीक है। नीफे मैंने आपको बता दिया, मतलब निकिल और आपका फेरम, ठीक है, निकिल और लोहे से बना होता है। कोर जो है हमारा, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। कोर, आउटर कोर मैंने बताया लिक्विड है। इनर कोर कैसा है आपका, अधिक प्रेशर होता है और सॉलिड होता है, ठीक है। इसका जो केमिकल रासायनिक स्ट्रक्चर है मैंने बता दिया, नीफे मतलब निकिल एंड लोहो, ठीक है। बता दी कि इन साइट मैंने पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र में बाह्य कोर तरल लोहे की प्रक्रिया की तरह उत्पन्न होते हैं, मैंने आपको बताया। आइए अब पढ़ते हैं वोल्केनो के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है, इसको बोलते हैं वोल्केनो। ज्वालामुखी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ज्वालामुखी मैंने बता दिया आपको, जो लावा बाहर निकल, ये देखिए ये ज्वालामुखी है, इससे जो लावा बाहर निकल रहा है, जो लावा बाहर निकल रहा है। अब मैं आपसे पूछूं इस लावे में क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको बता दिया लावा कहाँ से आ रहा है, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो लावा है उसमें क्या क्या शामिल है, तो उसमें ध्यान रखना, नाइट्रोजन गैस शामिल है, सल्फर उसमें ऐड होता है, हाइड्रोजन होता है आपका आर्गन गैस जिसको बोलते हैं वो होती है, एंड आपकी क्लोरीन गैस ये होती है। ये सब होती है किसमें, लावा में। राख भी होती है, धूलकण भी होती हैं, बम, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण ये सब होते हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके सामने क्वेश्चन दे देता है, मैं बना के एक क्वेश्चन दे देता हूँ स्टेटमेंट फ्रेम करके, कि बताइए जो लावा आ रहा है उसमें कौन सी गैस शामिल नहीं है। तो आपको ये पहले तो पता होना चाहिए कौन कौन से शामिल है। हम ऑप्शन दे दिया, मान लो ऑक्सीजन, CO2, तो बच्चा क्या कह रहा है, CO2 तो होगा, CO2 तो होगा, वो टिक लगा देगा, जबकि वो नहीं है। O2 ऑक्सीजन भी नहीं है, तो क्या है, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑर्गन और क्लोरीन, ठीक है। क्योंकि लावा अंदर से आ रहा है पृथ्वी के, जो पृथ्वी के अंदर से आ रहा है, तो CO2 और O2 का तो मतलब ही नहीं बनता। मैंने अब क्या बताया, O2 हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति, जब मैंने लास्ट आपको टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको बताया था O2 ऑक्सीजन बना कैसे, भाई हमारा सन है, पृथ्वी ठंडे होने लगी, पृथ्वी पे ओशियंस आने लगे, ओशियन बनने लगे, तो जो हमारे सन है उसकी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया से गैस बनी सबसे ज़्यादा, जो उसको सहारा मिला, जो न्यू बनी, होती है हमारी ऑक्सीजन, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सी, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑर्गन, क्लोरीन, बता गई बस समझ। चलिए अब बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकारों की बात, टाइप्स। देखिए ज्वालामुखी अलग अलग टाइप्स है, सील्ड ज्वालामुखी है, कंपोजिट है, कार्डेरा है और बेसाल्ट है। बेसाल्ट प्रवाह, बेसाल्ट से आपको पता है हमारा जो दक्कन प्रवाह है, दक्कन का पठार मतलब महाराष्ट्र वाला एरिया, ये किससे बना है, बेसाल्ट प्रवाह से बना है, ठीक है। देखिए जो सील्ड ज्वालामुखी है भाई, ये सील्ड ज्वालामुखी इस टाइप की, देखो पहले देख लो, ये सील्ड ज्वालामुखी है। देखिए बेसाल्ट का प्रभाव होता है, लिक्विड निकलता है लावा, कम ढलान होता है, आपने देखा ये ढलान कम है, ढलान कम है, ठीक है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये कम विस्फोटक भी होती है, लाइक है हवाई द्वीप, जो हवाई द्वीप है ना, वो कैसे बना है, वो एक वोल्केनो जब वहाँ ब्रस्ट हुआ था, जब फटा था, वो जब ठंडा हुआ तो वहाँ कैसे बना, हवाई द्वीप पे आपको मतलब ऐसी जो सील ज्वालामुखी वो भी देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी ये कंपोजिट, कैसी है, कंपोजिट, ये कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी है। जब कई सारी चीज़ों से मिलकर बनेगी तो आपको क्या, उसमें गाढ़ा होगा नहीं होगा, सब किससे धारी है, तो लावा कैसा है, गाढ़ा है। जबकि सील्ड का कैसा है, आपको कैसा, लिक्विड है,
ये रहा लिक्विड। और लेकिन कंपोजिट का कैसा है सर, विस्कस है, मतलब गाढ़ा है और अधिक विस्फोटक भी होगा, क्योंकि बहुत सारे मात्राओं की अपनी अपनी क्वालिटी है, ठीक है। ये रहा। अब आती है काल्डेरा। भाई पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है ना, सबसे ज़्यादा जो विस्फोटक है वो कौन सी है, वो काल्डेरा है। ये देखो, मतलब ये इतनी तेज़ी से फटी कि ये अपने अंदर ही धंस गई नीचे। ये देखो, ये ऊपर की जगह नीचे ही धंस चुकी है। इतनी तेज़ी से विस्फोट होता है, लाइक जैसे आप कोई रॉकेट छोड़ते हो ना, नीचे से आग निकलती है और धरती भी हिलती है, तो इस टाइप से ये इतना विस्फोटक है। पृथ्वी की सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है और इतने भयंकर कि मतलब ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय वो खुद धंस जाती है, कोलैप्स कर जाती है। समझ सकते हो कितनी खतरनाक है, ठीक है। बेसाल्ट प्रवाह, अत्यधिक तरल लावा जो सैकड़ों किलोमीटर तक बहता है। अब एक बात बताओ यार, दक्कन पठार कितना बड़ा है, महाराष्ट्र कितना बड़ा है, आप समझ रहे हो ना, उसमें थोड़ा बहुत कर्नाटका भी हिस्सा आ रहा है। वो सब किस बेसाल्ट प्रवाह से तो बनी है। हमारी एक वोल्केनो थी, वो उसका विस्फोट हुआ, उसका लावा फैलता चला गया, बहुत दूर तक गया, जब जाके दक्कन पठार का निर्माण हुआ। मतलब बात सिंपल सी बात है भाई, अत्यधिक तरल लावा है, बहुत ज़्यादा लिक्विड है और बहुत किलोमीटर तक, सैकड़ों किलोमीटर, सैकड़ों मतलब 100 से भी ज़्यादा, ठीक है। उत्तर उदाहरण भारत का दक्कन ट्रैप। बात आ गई, बात समझ में आप लोगों को। अब देखते हैं हमारी जो है ज्वालामुखी स्थल कृतियाँ। भाई देखो, ज्वालामुखी की जब वो होती है उसको स्ट्रक्चर बनाती हैं ज्वालामुखियाँ। कुछ ज्वालामुखी हमारी पृथ्वी के अंदर है, वो कैसी है, अंतर्वेदी, मतलब इंक्लूसिव लैंड फॉर्म्स है, वो अब तक बाहर नहीं आई है, वे लैंड अंदर ही अंदर पृथ्वी के बनी हुई है। जैसे लैकोलिथ, मतलब ये गुंबद के आकार की होती है। कैसे, ये वाली, ये देखो, ये देखो, आपको दिख रहा है डायग्राम, ये देखो कैसी गुंबद आकार की है, ठीक, गुंबद के आकार की है, नीचे से पाइप जैसी नली से जुड़ी हुई है। ये देखो पाइप, ये देखो, ये गुंबद, ये गुंबद है, नहीं आपको दिख रहा है, ये पाइप से जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, ये बताओ मुझे, ये दिख रहा है, ये पाइप से जुड़ रहा है, ये ऐसे देखो, ये पाइप से जुड़ रहा है नहीं, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, कर्नाटक के पठार में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आती है सिल्स। सिल्स मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे एक सिल होती है इस टाइप से, ये सिल्स है। ये मेग्मा की क्षैतिज चादर है, ये हॉरिजॉन्टल में होती है, जैसे आपकी ये वाली ये सिल्स है, ये सिल्स है, ठीक है। ये फिर आती है लेपोलिथ। कैसे स्ट्रक्चर, लेपोलिथ। अब आप देखो, जो लेपोलिथ है वो तस्तरी के आकार की होती है। कैसी, तस्तरी, तस्तरी आपकी ये देखो, ये वाला एरिया, ये तस्तरी है ना, ये ऐसे उड़न तस्तरी के रूप में होती है, ये लेपोलिथ है। वैकोलिथ लहरदार होती है, ये देखो, ये लहरदार, ये लहरदार, ये वाला एरिया लहरदार, ठीक है। बस समझ में। सिल्स मतलब ऐसा एक सिल्ली की तरह बिल्कुल सपाट। डाइक मतलब डाइक एक दीवार की तरह लंबत, ये डाइक है, ये आपकी डाइक है, ये, ठीक है। मेघमा लंबत वर्टिकल दीवार जैसी होती है, ठीक है। बैथोलिथ, मेघमा बनना ठंडा हुआ विशाल गुम्बद, ये बैथोलिथ है। जो बहुत बड़ा गुम्बद बना रही है वो बैथोलिथ, जो छोटा बना रही है वो लैकोलिथ, ठीक। बात समझ में आप लोगों को, ये स्ट्रक्चर है। मैं शीट डाल दूंगा, बाकी आप लोग वहाँ से इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं पढ़ा। आइए अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखिए भाई, एनडीए 2015 में यूपीएससी से क्वेश्चन आया कि लेथिस्फीयर का सही वर्णन क्या है। स्थल मंडल बताओ। ये तो गलत हो गया, भूपट्टी को नहीं सर, हमने तो पढ़ा क्रस्ट और ऊपरी मेटल है, यही तो लेथिस्फीयर है, दिस इज राइट। दूसरा CDS 2014 का क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में डायरेक्ट जानकारी कौन देता है, भूकंपित्र के नहीं, ज्वालामुखी, ठीक है। अब क्वेश्चन है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में आया हुआ, पृथ्वी की सतह पर चट्टानें ठंडे हैं लेकिन सतह के नीचे गहराई के साथ तापमान बढ़ता है, इसे क्या कहा जाता है। इसको बोलते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट। जियोथर्मल ग्रेडियंट से याद आया, आपने सुना होगा एक हिमाचल प्रदेश में एक गुरुद्वारा है, ठीक है, वहाँ पर मैं नाम बोल रहा हूँ, मणिकर्णिका टाइप से, ठीक है। वहाँ पे एक खीर बनती है, उसमें वो पानी से, उसका पानी गर्म है, ठीक है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में एक मणिकर्णिका, जहाँ तक मेरे याद आ रहा है ना, मैं सॉरी बोलता हूँ यदि मैं भूल रहा हूँ। तो वहाँ गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में एक कुआँ है, वहाँ पानी गर्म आ रहा है, वहाँ खीर बनती है उस कुएँ के पानी से, बिना गर्म करे हुए। तो वो क्या है, वो जियोथर्मल ही तो है, लोगों ने चमत्कार माना हुआ है, ठीक। इसलिए बोलते हैं पढ़ाई जरूरी है, ठीक है। आइए, एनडीए 2021 में क्वेश्चन है, मैग्नेटिक पदार्थ का एक बड़ा पिंड जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी से गहराई में ठंडा हो जाता है और बड़े गुम्बद मतलब बैथोलिथ और छोटा गुम्बद मतलब लैकोलिथ, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर खत्म हुआ। मैं आप लोगों को अलविदा मांगता हूँ और बाकी आप सब लोग मेहनत कीजिए और थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, यहाँ तक सुनने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू एंड टेक केयर।